नमस्कार दोस्तों, एएसएससी मिशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट पेपर 2 जो कि क्लास 6 to 8 सामाजिक अध्ययन है यानी कि एसएस, उसके विषय हम लोग पढ़ रहे थे। हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है और तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं और जल्दी से ये सिलेबस कवर करने के बाद हम लोग पेपर जो सोल्यूशन है उसको भी देखेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कृषि। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है? कृषि। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। देखिए, बात करें कृषि की तो जैसे आपको नाम से लग रहा होगा कृषि, कृषि मतलब खेती। मोटे तौर पे कहा जाए कृषि की हम बात करें तो कृषि कृषि की क्रियाएं या कृषि क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है तथा किस किस जमीन में होती है, उन सब को आज हम देखेंगे और समझेंगे। बात करें कृषि की तो विश्व की 50% जनसंख्या, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की 50% जनसंख्या और हमारे भारत देश का 2/3 हिस्सा, हमारे भारत देश का 2/3 हिस्सा किस पे निर्भर है? कृषि पे या खेती पर निर्भर है। ठीक है, अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे तो 50% लोग खेती पे डिपेंडेंट हैं और अगर हमारा भारत देश की बात करेंगे तो भारत में 2/3 हिस्सा किस पे डिपेंड है? कृषि पे। ठीक है, कृषि को समझने से पहले कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज एक ध्यान रखिएगा, कृषि को हम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, जिसमें कि ये दो शब्द से मिलके बना हुआ है। एक इसका शब्द है एग्रो या एग्री ही समझ लीजिए, और दूसरा है कल्चर, दूसरा है कल्चर। ठीक है, एग्री और कल्चर, एग्री और कल्चर। ठीक, अब इन दोनों शब्द को अगर हम इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ देखें तो लैटिन भाषा के ये वर्ड है। एग्री का मतलब होता है मृदा, एग्री का मतलब होता है मृदा, और कल्चर का मतलब कृषि। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, इसका अर्थ होता है मृदा और इसका अर्थ होता है कृषि, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो मृदा और कृषि अर्थात एग्रीकल्चर कृषि का अंग्रेजी रूप है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। पहले का अर्थ है एग्री मतलब मृदा और दूसरे का अर्थ है कल्चर यानी कि कृषि। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि या खेती। क्लियर हुआ? ऐसे ही कुछ शब्द आपको बुक में दिया है तो हम समझ लेते हैं। कुछ शब्द हैं जिनके कुछ विभिन्न अर्थ है, जैसे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब है रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर, देखिए सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन। अगला वर्ड है पीसी कल्चर, अगला वर्ड है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब होता है मत्स्य, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। मत्स्य मतलब मछली। ठीक है, मछली वगैरह का आप पालन करते हैं तो ये हो गया आपका सेरीकल्चर, पीसी कल्चर। इसके बाद आपका है वीटी कल्चर। वीटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती, वीटी कल्चर, वीटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती या अंगूर उत्पादन। और लास्ट हमारा है हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर। ठीक है, हार्टिकल्चर मतलब उद्यान वगैरह, उद्यान मतलब जैसे कि बगीचा वगीचा वगैरह वो लगाना। ठीक है, या उद्यान कृषि। ठीक, तो ये कुछ कल्चर वाले शब्द थे जो हमारे बुक में है जिसको हमने समझ लिया। इसको थोड़ा आप ध्यान रखे रहिएगा क्योंकि एग्रीकल्चर जैसा है तो अगर क्लियर ध्यान रहेगा तो हो सकता है क्वेश्चन पूछिए आप आराम से कर ले जाए, जिसमें से सेरीकल्चर और ये पीसी कल्चर बहुत पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे थे कृषि की या एग्रीकल्चर या खेती की। मैंने आपको बताया कि विश्व की 50% जनसंख्या जो है किस पे निर्भर है? कृषि पे।
हमारे भारत देश का 2/3 हिस्सा किस पे निर्भर है? कृषि पे। लेकिन कृषि से पहले हमें, जैसे अगर कोई भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें लिखना है, मार्कर का लिखना है, तो हम इसकी स्याही लेके आएंगे, लाइट है और मोबाइल है और स्टैंड है, कीबोर्ड है, तमाम प्रकार की चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे तब जाके वीडियो बनेगी। ऐसे ही मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से मिल जाती हैं, कुछ हम उन चीज़ों को बना करके इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ चीज़ों को बना के बेच करके पैसा कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो उत्पाद की दृष्टिकोण से या उपयोग में लाए जा रहे उत्पादों के दृष्टिकोण से हम 3 प्रकार की क्रियाओं को समझते हैं। पहला है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया, देखिए आपसे सवाल पूछता है कि आपसे दे देगा कि ये सेक्शन किस क्रिया के अंतर्गत आता है, तो हम जरा उसको समझ लेते हैं, आपको क्लियर कर देते। देखिए प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया, और फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं तृतीयक क्रिया। तृतीयक क्रिया, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया समझिएगा। प्राथमिक क्रिया का मतलब ये है जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिल जाता है, मतलब जिसको हम डायरेक्ट खा सकते हैं। जैसे कृषि की बात करें तो खेती के पश्चात जो अनाज होता है, गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी है, आप आराम से डायरेक्ट खा सकते हो। फल की बात करें तो ये कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। मछली पालन, या इसको हम कहते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछता है सवाल में कि पशुपालन कौन सी क्रिया के अंतर्गत है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या कोई नहीं, तो आप क्या ऑप्शन मारेंगे? प्राथमिक। क्लियर हुआ? अब बात को समझिएगा। कृषि, जैसे खेती हम किसी का भी कर सकते हैं, हम पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। अब पेड़ पौधे लगा करके आप उनसे क्या बना सकते हैं? पेड़ पौधे से आप बना सकते हैं तख्त, आप बना सकते हैं मेज, आप बना सकते हैं दरवाजा, ठीक है। गेहूं से आप बना सकते हैं डबल रोटी, इसमें पिज्जा, ये सब चीजें आप बना सकते हैं। यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है उससे अगर हम कुछ बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी? द्वितीयक क्रिया में, ठीक है, द्वितीयक क्रिया में। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। जैसे एक हम सिंपल एग्जाम्पल, आम आएगा प्राथमिक में, हम बना दिए आम से अचार आएगा आपका द्वितीयक में, क्योंकि हमने अचार को बनाया है, आम नहीं बनाया था, अचार को बनाया है। अब तीसरा आता है तृतीयक क्रिया। तृतीयक क्रिया जैसे है तख्ता बना के अगर हम बेच रहे हैं, व्यापार, तो ये तृतीयक, जिससे हमें कुछ पैसा मिले, पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया तो बैंकिंग, ये है तृतीयक क्रिया। हम रास्ते में जाते हैं, पैसा देते हैं, तो ये हुआ यातायात, ये क्या हुआ? तृतीयक क्रिया, ठीक है। तो पूरे उत्पाद से लेके हमारे जितना हम यूज करते हैं उन सारी क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, जो प्रकृति से फ्री में मिल जाता है या डायरेक्ट उसका हम यूज कर लेते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, उसको हम प्राथमिक के अंतर्गत रखते हैं। द्वितीयक में जो प्राथमिक से हम बनाते हैं वो द्वितीयक में, और तृतीयक में प्राथमिक और द्वितीयक को जो आसान बना दे वही है तृतीयक, ठीक है। क्लियर हुआ आपका? इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन क्वेश्चन पूछता है तो अक्सर हम लोग गलती इसमें कर देते हैं कि कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखे रहिएगा कि हमको प्राथमिक में प्रकृति से मतलब है, द्वितीयक में जो हम चीजें बनाते हैं, और तृतीयक की बात करेगा तो उन्हीं चीजों का उपयोग हम कैसे करते हैं, ये आता है हमारा तृतीयक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि की। देखिए खेती करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पहला, हम बड़े स्केल पे बात करें, बड़े स्केल पे तो खेती करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले प्रकाश, मतलब अच्छी धूप पर्याप्त मात्रा में, वायु चाहिए, वायु के साथ साथ जल चाहिए, और जल के साथ साथ भूमि चाहिए, मतलब जमीन।
इतना तो हमें चाहिए चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं भौतिक निवेश। निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो किताब में की लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं भौतिक निवेश। निवेश मतलब आप कह सकते हो कि बिना इतना किए हम खेती नहीं कर सकते। दूसरा कारण ये है, जैसे मेहनत, हमारी मेहनत, ठीक है, मेहनत लगेगी। मेहनत में जैसे खेत की जुताई हो गई, बुआई हो गई, निराई हो गई, कटाई हो गई और फसल को लगाना हो गया। इसके साथ साथ मशीनरी, मशीनरी मतलब जैसे ट्रैक्टर से हम जुताई करते हैं तो क्या है, ये मशीनरी है, ठीक है। पानी भरते हैं पंपों सेट से, क्या है, मशीनरी है। मशीनरी के साथ साथ जैसे अगर हमें हल की जरूरत पड़ेगी, हल के साथ साथ हमें थोड़ी बहुत पशुओं की या जानवरों की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब कौन सी क्रियाएं हैं, ये सब मानव निवेश है। मानव निवेश का अर्थ ये है कि ये सब बिना मानव के नहीं प्राप्त होंगे। तो खेती करने के लिए या कृषि करने के लिए दो प्रकार के निवेशों की आवश्यकता पड़ती है। पहला भौतिक निवेश जो हमें मिल जाते हैं, दूसरा हमारे मानवीय निवेश जिसमें या जिनको करने के लिए हमें उनमें इन्वॉल्व होना पड़ता है या हमें वहां लगना पड़ता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कृषि। देखिए हमने ये समझ लिया कि कृषि क्या है, कृषि कैसे उत्पत्ति हुई, और साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि कृषि जो है वो लगभग हमारे यहाँ 2/3 हिस्सों पे होती है। अब हम समझते हैं कि कृषि किस किस टाइप की कृषि हमारे यहाँ होती है और कृषि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए अगर हम कृषि के प्रकार की बात करें, कृषि के प्रकार, देखिए ये चैप्टर केवल थ्योरेटिकल है इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर कृषि के प्रकार की बात करें तो मोटे तौर पर कृषि दो प्रकार की होती है। एक निर्वाह कृषि या इसको हम बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। क्या बोलते हैं? जीवन निर्वाह कृषि। और दूसरा हमारा है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि। अब एकदम बेसिक डिफरेंस हम आपको समझाते हैं एकदम क्लियर कट तरीके से। निर्वाह मतलब होता है ऐसी खेती जिसको हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हो। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम करते हो, उसको हम कहते हैं निर्वाह कृषि। जैसे इसमें भी सब डिवीजन है। एक है गहन निर्वाह। गहन निर्वाह मतलब केवल और केवल खाने पीने के लिए, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, इन सब की जब हम खेती करते हैं इससे हम क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। अपनी पेट भरने के लिए जैसे हमारे पास अगर जमीन का छोटा सा टुकड़ा है तो उस पे हम ये खेती कर करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो छोटे टुकड़े पर या छोटे भूखंड पर जो खेती की जाती है और उस खेती से जो अनाज पैदा होता है केवल केवल अपने खाने पीने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उस प्रकार की खेती को हम कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इसलिए जरा ध्यान से समझिएगा। गहन निर्वाह कृषि। इसका दूसरा जो प्रकार है वो है आदिम निर्वाह कृषि। अब देखिए चूंकि निर्वाह शब्द का मतलब ही होता है अपना जीवन यापन करना, ठीक है, जीवन यापन करना। एक हो गया गहन। गहन मतलब हमारे पास छोटी सी जमीन हो उस पे हम खेती करते हो, गहन निर्वाह हो गया। ये आदिम क्या है? आदिम मतलब ये है हमारे पास जमीन ही ना हो, तो जब जमीन ना हो तो हम क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं या स्थानांतरित हम खेती करते हैं। स्थानांतरित खेती मतलब क्या? जंगलों को काट करके वहीं जला देते हैं। जलाने के बाद में राख का वो काम करती है और उस पर अपनी फसल को उगाते हैं और फसल उगाने के बाद हम उसको यूज करते हैं। जब हम देखते हैं कि जमीन खराब हो गई है तो उस जमीन को छोड़ देते हैं
दूसरी किसी जगह पे जमीन का हम कटाई करते हैं, फिर वहां हम खेती करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती। तो स्थानांतरित खेती किसका प्रकार है? आदिम निर्वाह कृषि का। और स्थानांतरित खेती हमारे भारत में उत्तर पूर्वी इलाकों में होता है। कहाँ होता है? उत्तर पूर्वी इलाकों में हमारे भारत देश में इस प्रकार की खेती देखने को मिलती है। क्योंकि पहले हम जलाते हैं, फिर हम काटते भी हैं, तो इसको हम कर्तन एवं दहन खेती भी कहते हैं। कौन सी खेती? कर्तन एवं दहन खेती कहते हैं। हमारे भारत के उत्तर भारत हिस्सों में होता है, जैसे कि आप दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। अमेजन की जो बेसिन नदी है वहां भी मैंने आपको बताया था ये खेती होती है, अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन का जो बेसिन है, अमेजन बेसिन में होता है, अफ्रीका में होता है, एशिया महाद्वीप में होता है। मुख्य रूप से हमें जानना है भारत में, तो उत्तर भारत में इस प्रकार की खेती होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और होता है, देखिए जीवन निर्वाह से संबंधित ये भी है, ये है चलवासी पशुचारण। शब्द को एकदम ध्यान से समझे रहिएगा। अब चलवासी पशुचारण का मतलब ये है ऐसे लोग जो पशुओं पे डिपेंड करते हो अपना जीवन यापन करने के लिए, उसको हम कहते हैं चलवासी पशुचारण। और इस प्रकार की खेती कहाँ मिलती है? शुष्क क्षेत्र में। शुष्क क्षेत्र मतलब जहाँ पानी ही नहीं है वहाँ खेती क्या होगी? तो शुष्क क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ है राजस्थान, और पूरे विश्व की बात करें तो सहारा यानी कि रेगिस्तान वाले इलाकों में ऐसी कृषि हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? भेड़ को पाल लिया, बकरी को, ऊंट को, तमाम प्रकार के जीवों को पाल करके उनके दूध और मांस से अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय अपना जीवन यापन करता है तो उस प्रकार की खेती को हम कहते हैं चलवासी पशुचारण। क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण। तो अभी तक आपने क्या देखा? कृषि का पहला प्रकार निर्वाह कृषि। निर्वाह मतलब अपना जीवन जीने के लिए हम जैसे जैसे खेती करते हैं उसी को कहते हैं निर्वाह कृषि। पहला था गहन निर्वाह। गहन निर्वाह मतलब जमीन के छोटे टुकड़े पे खेती करना। फिर आया हमारा आदिम। आदिम में दो प्रकार के, स्थानांतरित और चलवासी। स्थानांतरित मतलब जमीन को बदल बदल के, और चलवासी मतलब जो पशुओं पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। देखिए वाणिज्यिक कृषि की हम बात करें, वाणिज्यिक कृषि मतलब क्या? पहले ये तो समझ लीजिए। देखिए वाणिज्यिक कृषि मतलब ऐसी खेती या ऐसी आप कह लीजिए कि कृषि जिसको या जो हमारे लिए क्या करे? धन की व्यवस्था करे। धन मतलब जिसको हम बेचें, ठीक है। जिसको हम बेचें या बेच करके हम धन पैसा रुपया कमाएं, उसको हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक खेती, ठीक है। जैसे अब आप कहेंगे क्या हम गेहूं चावल नहीं बेच सकते? बिल्कुल बेच सकते हैं। तो पहला प्रकार यही है, पहला प्रकार यही है वाणिज्यिक। देखिए वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक फसल में यही आता है। क्या आता है भैया? जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये सब फसलें जिसको हम खाने के अलावा बेच भी सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक फसलें। क्या कहते हैं? वाणिज्यिक फसलें। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है मिश्रित कृषि। अब ये मिश्रित कृषि क्या है समझिएगा। मिश्रित मतलब ऐसी खेती जिसको हम भोजन के रूप में भी लें, पशु के चारे के रूप में लें, साथ ही साथ पशुधन, ये तीनों प्रकार की खेती को हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। जैसे समझिएगा बात को, अगर हम गाय पाले हैं, गाय को हम बेच के पैसा कमा सकते हैं, पशुधन। गाय अगर चरी वरी आपने बो दिया तो वो चर लेगी, चारे को चर लेगी, या चारे को हम काट के बेच भी सकते हैं। इसके साथ साथ गाय के गोबर से हम उपले बना के भी बेच सकते हैं, गाय का दूध बेच सकते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से हमें जो हमारा पशुधन है, जो जानवर है,
वो पैसे या आप कह सकते हो कि आर्थिक लाभ देता है, तो इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। ठीक है, ऐसे ही भोजन वाली फसल भी आप ले सकते हो। तीसरा हमारा है रोपण कृषि। बात को समझिएगा, रोपण कृषि। रोपण कृषि मतलब ऐसी जो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जैसे चाय की खेती, कहवा की खेती, रबर की खेती। ठीक है, चाय हो गया, कहवा, रबर, केला हो गया, इन सब खेती को हम क्या कहते हैं? इन सब खेती को हम कहते हैं रोपण कृषि। और ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में होता है। जैसे रबड़ की बात करें तो ये मलेशिया में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मलेशिया में सबसे ज्यादा होता है। ब्राजील की बात करें तो वहां कहवा, ब्राजील में कहवा सबसे ज्यादा होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं। चाय की बात करें तो चाय हमारा इंडिया और श्रीलंका में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दो तीन चीजें मैंने आपको यहाँ बताई, ध्यान रखिएगा। इंडिया और श्रीलंका में चाय सबसे ज्यादा होता है। कहवा की बात करें तो ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है। और रबड़ की बात करें तो मलेशिया में सबसे ज्यादा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं या पाते हैं कि रोपण कृषि को भी, या रोपण कृषि से हम बेच करके चीजें या अपनी आवश्यकता की चीजों को पूर्ति कर सकते हैं धन कमा के। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई कृषि की। अब हमने कृषि की बात कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि वाकई में जो वास्तविक फसलें हैं उनका क्या रोल है, या उनका क्या हिस्सा है किसमें, विश्व को चलाने में या विश्व का पेट भरने में। अगर हम बात करें, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार खेती की मात्रा को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, या कृषि को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कृषि नहीं बढ़ेगी तो धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के कारण भूखमरी की जो कंडीशंस है वो आने लगेंगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें भूखमरी से लड़ना है या अगर हमें अकाल से बचना है तो हमें बराबर कृषि के विशेषज्ञों से मिलना होगा, या कृषि के लिए उसके लिए उत्तम किस्म की बीज, उत्तम किस्म के आप खाद वगैरह का व्यवस्था करना होगा, ताकि अच्छे से हमारी कृषि चले। हम बात करें कृषि के प्रमुख फसलों की, तो समझिएगा, ध्यान समझिएगा सब चीजों को। देखिए, अगर हम बात करें मुख्य फसल, ठीक है, मुख्य फसल की, देखिए पहला मुख्य फसल क्या है हमारा? चावल, या क्या है हमारा? धान। देखिए, चावल या धान उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होते हैं। अब ये उष्ण और उपोष्ण मतलब हल्का गर्मी वाला इलाका। अगर गर्मी वाला इलाका है तो इस फसल को ज्यादा तापमान चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा तापमान चाहिए। उमस वाला एरिया चाहिए, उमस मतलब जहां आर्द्रता हो, गर्मी ज्यादा हो, और वर्षा ज्यादा हो। ऐसे क्षेत्रों में हम धान की खेती कर सकते हैं। ठीक है, या चावल की खेती अधिकतर होती है। अगली बात करें, चावल जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक उत्पन्न होती है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। पहले पोजीशन में चावल उत्पादन में चीन है और दूसरे पोजीशन पे हमारा भारत देश है। ठीक है, तो चावल उत्पादन के लिए हमें जलोढ़ मिट्टी चाहिए, ज्यादा वर्षा वाला इलाका चाहिए, अधिक तापमान वाला इलाका चाहिए, उसके साथ साथ ये उच्च तापमान वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, पहले पोजीशन पे चाइना है, दूसरे पोजीशन पे हमारा भारत देश है। क्लियर? हम बात करते हैं गेहूं की। देखिए, पहला, गेहूं शीत ऋतु में होता है। शीत ऋतु मतलब ठंडी में बोया जाता है। इसको मध्यम तापमान, इसको तेज तापमान नहीं चाहिए, इसको चाहिए मध्यम तापमान। और इसको वर्षा, जो अगर पानी की बात करें तो मध्यम, ठीक है, मध्यम वर्षा, तेज नहीं, मध्यम वर्षा। और साथ साथ जब इसकी कटाई होती है गेहूं की, तो चमकीली धूप,
चमकीली धूप मतलब ये जब कटता है तो गर्मी में कटता है, ठीक है। चमकीली धूप चाहिए तब जाके ये अच्छे से इसकी उपज होती है। गेहूं की बात करें तो गेहूं दोमट मिट्टी में सर्वाधिक उत्पत्ति इसकी होती है। इसमें भी पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत देश है, ठीक है। तो गेहूं उत्पादन में भी चाइना प्रथम स्थान पे है, हमारा भारत देश द्वितीय स्थान पे है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। तीसरा हम बात करें मिलेट या हम बात करें मोटा अनाज, ठीक है। तीसरा जो है क्या हो, मिलेट। मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज, ठीक है। मोटा अनाज जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार, इन सब में सबसे प्रथम पे हमारा भारत देश है, ठीक है। इन सब की उत्पत्ति पे या इन सब के उत्पादन में सबसे पहले पोजीशन पे हमारा भारत देश है। मक्का को कम तापमान चाहिए, पहला चीज, ठीक है। वर्षा भी कम रहेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आपको तो कम तापमान चाहिए या मध्यम तापमान चाहिए, कम तापमान भी इसकी उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद बात करें, ये बलुई मिट्टी में ज्यादा होता है, ठीक है। मिट्टी ध्यान रखे रहिएगा, खूब पूछता है। बलुई मिट्टी में इसकी उत्पत्ति ज्यादा होती है, ठीक है। सेम ऐसे ही मक्का होता है, ठीक है। मक्का मिलेट जो होता है, मक्का भी इसी के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखे रहिएगा, मध्यम तापमान होता है। और इसके बाद मक्का की बात करें तो अमेरिका जो है प्रथम पोजीशन पे है। अगला हम बात करते हैं कपास के विषय में। देखिए किसके विषय में, कपास। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कपास जो है वो काली मिट्टी में होता है। कहाँ होता है, काली मिट्टी में। कपास के उत्पादन में हमारा भारत देश प्रथम स्थान पे है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, इसको पानी की जरूरत कम होती है। ये ज्यादा तापमान यानी कि जहाँ भयंकर गर्मी होती है उन्हीं इलाकों में ये होता है, ठीक है। ज्यादा तापमान या आप कह लीजिए गर्मी वाले इलाकों में ये कपास की खेती होती है। क्लियर हुआ। फिर पटसन आता है। देखिए पटसन की बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी में होता है। पटसन जो है ये बिल्कुल जैसे चावल होता है ना, चावल सेम इसी जगह पे पटसन होता है, ठीक है। पटसन एकदम पूरी कंडीशन यही है, उपोष्ण और उष्ण मौसम रहे, उच्च तापमान रहे, वर्षा रहे, जलोढ़ मिट्टी में होता है। तो पटसन भी बिल्कुल चावल जैसी खेती पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉफी और चाय की। देखिए कॉफी और चाय की बात करें, मैंने आपको बताया था कॉफी में ब्राजील बहुत बड़ा देश है उत्पादन में, और चाय में हमारा भारत। दोनों के दोनों दोमट मिट्टी में होते हैं। कहाँ, दोमट मिट्टी में। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सीढ़ीदार खेती बना करके हम पानी को बहा देते हैं या पानी को हटा देते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखे रहिएगा, ये ठंडे मौसम में ही होंगे, गर्मी में ये पूरी तरह से जल जाएंगे। तो इस चीज को एकदम अच्छे से आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, कॉफी की खोज या कहवा की खोज कालिदी नामक व्यक्ति ने की थी 850 में, ठीक है। 850 में छोटा शब्द आ गया है, ध्यान रखे रहिएगा। 850 में कालिदी नामक व्यक्ति ने की थी। अब आपने ये चैप्टर पढ़ा, आपको इस चैप्टर में लगा हुआ क्या पढ़े, दिमाग एकदम कंफ्यूज हो गया, तो कोई बात नहीं, आराम से एक दो बार देख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चावल किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो आप फंस जाएंगे। गेहूं किस प्रकार की मिट्टी में होता है, गेहूं का सब उत्पादक सबसे बड़ा कौन है, चावल का सबसे बड़ा कौन है, कपास किस प्रकार खेती में होता है। तो तीन जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आप ध्यान रख रहिएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का चैप्टर था। इसमें एक छोटी सी लाइन और लिखी हुई है कि अगर पूरे विश्व को संतुलित रूप से चलाना है तो कृषि का विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में एक किसान जो खेती करता है उसके पास इतना जगह ही नहीं है कि वो खेती कृषि को रख पाए, तो बेचारा मजबूर होकर कम दाम पे बेच देता है ताकि उसकी फसल ना खराब हो, भले ही वो भूखा मर जाता है। लेकिन अगर विकासशील देश, विकसित देशों की बात करें, अमेरिका वगैरह, तो अमेरिका की गवर्नमेंट जगह प्रोवाइड कराती है
कि तुम अपनी फसल को रख लो, जब समय आएगा तब तुम बेचना। तो यही अंतर है एक विकसित और विकासशील देश की कृषि में। हमें भी ये सोचना होगा और किसानों की उन्नति पे अच्छे काम करने पड़ेंगे, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब खाने के लिए अनाज नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कृषि से था। जो टॉपिक था जितना था मैंने आपको समझा दिया। क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है, मुश्किल से 1 और 2 वीडियो में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके जो पेपर हैं उसको देखेंगे और अपनी समझ को सॉलिड या मजबूत बनाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।